नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अपने निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ने वाले हैं, जो कि है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। देखिए, ये जो निबंध सीरीज है, ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, बीपीएससी यानी जिस भी परीक्षा में आप जा रहे हो, वहां पर ये निबंध पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास को पूरा देखना है, जिससे क्या होगा कि आपको हम यहीं पर उदाहरण के माध्यम से, आवश्यक तथ्यों के माध्यम से समझा देंगे कि निबंध में हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है और क्या छोड़ना रहेगा। निबंध देखिए, आप कभी रट नहीं सकते हैं। आप कितना रटेंगे? भाई जीएस आप इतना नहीं सब कुछ रट के चले जाएँगे। इसलिए बेहतर होता है कि आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझ लें। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो आप उस उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। मेंस आपकी समझ और आपके अभ्यास का नतीजा होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक हमारा रहेगा महिला सशक्तिकरण, स्थिति और दिशा से संबंधित। सबसे पहले हम एक आपको संरचना निबंध की बता देते हैं कि क्या संरचना रहेगी, फिर निबंध पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारी लगभग 100 शब्द में रहने वाली है, जो कि बताएगी टॉपिक के बारे में कि हम इसमें क्या लिखने वाले हैं। फिर हम लिखेंगे मुख्य भाग। मुख्य भाग हमारा पूरा पैराग्राफ में रहेगा, कोई हम हेडिंग नहीं डालेंगे, कोई पॉइंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अंत में प्रयोग करेंगे हम निष्कर्ष का। निष्कर्ष हमारा पूरे निबंध का निचोड़ रहने वाला है। प्रयास ये रहे कि निबंध में कोई कटिंग ना हो, जो भी फैक्ट लिखें आपके सही होने चाहिए। अब हम टॉपिक जो है महिला सशक्तिकरण, स्थिति और दिशा, इस पर बात करेंगे। एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। रूपरेखा हमें मदद करने वाली रहेगी कि हम क्या-क्या इसमें चीजें जोड़ दें, क्या-क्या चीजें हम इसमें लिख दें, जिससे हमारा निबंध बेहतर तरीके से पूरा हो जाए। रूपरेखा समझने के बाद हम आगे जब चलेंगे, तो इसी निबंध को विधिवत हम लिख के देखेंगे। विधिवत हम इसको लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो हमें वहां से शब्द रचना यानी वाक्य रचना मिलने वाली है। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं निबंध में, जो कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा पर आधारित होती है। इसमें देखिए, हमें बहुत ज़्यादा महिलाओं के बारे में तारीफ नहीं करनी है, बहुत महिलाओं की बुराई नहीं करनी है, यानी हमारा यह निबंध समतुल्य स्तर पर रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि महिलाओं को लड़ने की ताकत दे देना। सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी मिलना चाहिए। उनको ये नहीं महसूस कराना है कि वो महिलाएँ हैं या वो ये काम नहीं कर सकती हैं। क्षेत्र बहुत सारे हैं। जिन क्षेत्रों में आपको लगता है कि हम जा सकते हैं यानी पुरुष जा सकते हैं, उन क्षेत्रों में महिलाएँ जा सकती हैं। कभी भी जो सफलता होती है वो लिंग के आधार पर नहीं मिलती है, जेंडर के आधार पर नहीं देखी जाती है कि कौन इसमें सफल होगा, कौन इसमें नहीं सफल होगा। यही स्थिति जाति धर्म के हिसाब से भी होनी चाहिए कि हमें ये नहीं देखना है कि किस जात की महिला है तो वो आगे आनी चाहिए और किस जात की धर्म की है तो नहीं आनी चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में कुछ चर्चित महिलाओं के नाम हमें सामने मिले हैं, जो जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया है। हम इसमें बात करेंगे भारतीय समाज में महिलाओं की ऐतिहासिक स्थिति क्या रही है, यानी पहले क्या स्थिति थी। देखिए, एक समय ऐसा था, जो हमने वैदिक वगैरह पढ़ा, तो आधे वैदिक में हमने देखा कि महिलाओं को सभा और समितियों में भागीदारी मिलती थी। फिर एक वैदिक ऐसा देखते हैं जहां पर इनकी भागीदारी कम हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उनके मूल्यों में ह्रास हमें दिखना शुरू हो जाता है। फिर धीरे-धीरे एक समय ऐसा आता रहता है, जिसमें इतना ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो जाती हैं महिलाओं की, जो उनको केवल भोग-विलास की वस्तु माना जाता है, या तो घरों में काम-धंधा करने के लिए उनको माना जाता है कि इनका केवल यही काम है कि घर में काम-धंधा करेंगी। स्थिति खराब होती है, उनको शिक्षा से वंचित किया जाता है, उनको समाज में सबसे मिलने से वंचित किया जाता है, उनको हर टाइम सर ढकना रहता है, उन पे बहुत सारे नियम जो होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, उनके लिए बना दी गई। फिर हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद में महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति रहती है। जब देश स्वतंत्र हो जाता है, तो उसके बाद तुरंत सारी चीजें नहीं बदलती हैं, धीरे-धीरे परिवर्तन आते हैं और हमने वो परिवर्तन देखे। हमने परिवर्तन वहां से देखना शुरू किया और अभी की स्थिति काफी बदल गई है। फिर हम इसमें बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक सशक्तिकरण है, राजनीतिक भागीदारी है। शिक्षा में उनको बराबर हक मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना है। कहीं ऐसा न देखो, अभी क्या है, धीरे-धीरे एकल परिवार की व्यवस्था आती जा रही है। आपने देखा होगा, एकल परिवार की व्यवस्था चल रही, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है अपने फ़ोन के अलावा।
वो चाहता है उसकी पूरी दुनिया उसके फ़ोन में रहे, वो सामान मँगा ले, बस वो फ़ोन पर किसी से बात कर ले और बात करके अपना टाइम पास कर ले। तो इन स्थितियों में क्या है, कल को किसी महिला का यदि पति नहीं रहता है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इन लोगों ने धीरे-धीरे समाज से खुद को अलग कर लिया है। तो आर्थिक सशक्तिकरण कई मायनों में बहुत ज़रूरी है महिला का होना। इनको राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। जब राजनीति में बेहतर भागीदारी मिलेगी, तो ही ये अपने हक की बात सोच पाएँगी, अपने हित की बात सोच पाएँगी। हम सबके हित की बात नहीं सोच सकते हैं। पुरुष पुरुष की आवश्यकताएँ जानता है, महिला महिला की आवश्यकताएँ जानती है। तो इसलिए आवश्यक है कि इनको वहाँ पर बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण में बाधाएँ क्या आती हैं। सबसे पहली है सामाजिक कुरीतियाँ, यानी हर जगह समाज में अपने-अपने हिसाब से काफ़ी नियम बनाए गए हैं। चाहे आप राजस्थान की स्थिति देख लो, हरियाणा की देख लो, उत्तर प्रदेश की देख लो, गुजरात की किसी भी राज्य में आप देखो, वहाँ की बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ अपनी अलग-अलग हैं। लैंगिक भेदभाव है कि हाँ, पुरुष ही हमें बेटा ही हमें कल्याण कर सकता है, हमें आगे ले जा सकता है, तो हम लड़कियों पर पैसे क्यों खर्च करें? इनको क्यों पढ़ाएँ? ये तो कल दूसरे घर चली जाएँगी। ये उस समय हम भूल जाते हैं कि अपने घर भी हम इसी कारण से एक अनपढ़ गँवार ले आएँगे। सुरक्षा और हिंसा की बात करेंगे, सुरक्षा की भी इनको बहुत ज़रूरत होती है। कारण क्या है? इनको सुरक्षा से ज़्यादा इनको विश्वास की ज़रूरत होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। स्त्री को, लड़की को सुरक्षा से ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है। जितना उसको विश्वास मिलेगा, जितना उसको ये मिलेगा कि वो समाज में खुल के रह सकती है, सबको अपना मान सकती है, उतना ही ज़्यादा महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं, वो खत्म होंगे। क्योंकि अभी तो उनको ये डर लगता है कि कहीं अंधेरा ना हो जाए हमें घर पहुँचते-पहुँचते, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यानी उनके मन में 100 सवाल हैं और इस समाज में प्रजातियाँ तो 2 ही रहती हैं, एक तो पुरुष, एक स्त्री। जानवरों से तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कुत्ते तो हालाँकि हिफाज़त करते हैं। तो स्त्रियों को पुरुषों से बहुत ज़्यादा समस्या है, एक अविश्वास की भावना है। फिर हम इसमें बात करेंगे आर्थिक असमानता को लेकर के, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा हमें दिखती है। इसमें आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण की दिशा क्या होनी चाहिए। जैसे सरकारी योजनाएँ और कानून। देखो योजनाओं में इनको लाभ मिलना चाहिए। एक समय था जब पुरुष कोई ज़मीन खरीदता था, प्लॉट खरीदता था तो अपने नाम कर लेता था। फिर वो क्या कहता था तुम्हारा काम है घर में रहना। अब सरकार ने क क्या योजना बना दी कि यदि आप महिला के नाम पर यही कर रहे हैं, तो आपको इसमें छूट मिलेगी। अब पुरुष है लालची, अब उसको यहाँ पर क्या दिखने लगा? छूट दिखने लगी। यानी धीरे-धीरे अब उसको क्या लगा अरे पत्नी अपनी ही तो है। अब उसको ये नहीं लगता है कि तुम्हारा काम केवल घर में रहना है। जैसे छूट की बात आती है, यानी यदि जागरूकता की ऐसी योजनाएँ चलाई जाएँ, तो अपने आप ये जो अंतर दिख रहा है, खाई दिख रही है, हमें खत्म होती नज़र आएगी। सामाजिक जागरूकता की बढ़ाने की ज़रूरत है जिसमें हमें ये बताना है कि महिला और पुरुष अलग नहीं है, बेटा और बेटी अलग नहीं है, जिसमें हमें ये चीज़ें बतानी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा और विकास, कौशल विकास की। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा हमें आगे ले जाती है, कौशल विकास में किस प्रकार से आगे ले जाता है। पुरुषों की भूमिका पर हमें बात करनी रहेगी कि पुरुषों की क्या भूमिका हो सकती है। अब यदि कोई बिटिया हमारी घर से निकल रही है और ऑटो वाले पर विश्वास नहीं कर पा रही है, तो अपने वो ऑफिस तक कैसे पहुँचेगी? कोई बिटिया घर से नहीं निकल रही है और बस में बैठती है और निर्भया जैसी घटना हो जाती है, तो माँ-बाप कैसे हिम्मत करेंगे उनको बस में भेजने की? ऑटो वाला, बस चलाने वाला हम और आप जैसा कोई पुरुष ही है। यानी स्थितियाँ बहुत खराब हैं। फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष हमारा पूरे निबंध का निचोड़ होना चाहिए। तो ये हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली, अब इस रूपरेखा से हमें क्या करना है, एक पूरा विस्तृत निबंध लिखना रहेगा। निबंध कैसे लिखेंगे? मतलब हमारी शब्द रचना हमारी इसमें दिखनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, प्रारूप बेहतर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम नीचे पढ़ने वाले रहेंगे। तो इस प्रकार अब आगे देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे हमारी शब्द रचना होगी। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि मेंस के लिए आपको बेहतर चीज़ें यहाँ से मिलती रहेंगी। अब हम पढ़ेंगे विस्तार में निबंध। अब पूरा निबंध हम पढ़ेंगे, एक-एक लाइन हम आपको समझाएँगे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बस आपको लगातार क्लास देखते जाना है। टॉपिक है हमारा महिला सशक्तिकरण, स्थिति और दिशा। जो हम चर्चा करते हैं, जब आपको रूपरेखा समझाते हैं, जब हम आपको निबंध विस्तार में समझाते हैं, उन्हीं बातों को हमें एक शब्द देना होता है, ठीक है? पहले प्रस्तावना लिखते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
सशक्त महिला ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, श्रद्धा और सृजन का प्रतीक माना जाता है। भाषा इतनी प्रभावी हो कि निबंध आगे पढ़ने का मन करे, क्योंकि अगर भाषा प्रभावी नहीं होगी तो निबंध पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। किंतु व्यवहारिक जीवन में महिलाओं की स्थिति लंबे समय तक असमान और उपेक्षित रही है। अब हम आगे बात करते हैं। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता बन चुका है। भाई देखो, पहले जो हुआ वो हुआ, जिसकी गलती थी पुरुषों की गलती थी, समाज की गलती थी, कुरीतियों की गलती थी, क्या स्थितियां थी, जो हुआ हुआ। अब हम अगर आज की स्थिति में बात करेंगे तो अब आवश्यकता क्या है कि एक सशक्तिकरण होना चाहिए, एक सामर्थ्य इनको मिलनी चाहिए, एक इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एक इनको ऐसी मजबूती मिलनी चाहिए जिससे ये सब पर विश्वास करके घर से निकल सके। चलिए, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी का अधिकार था। किंतु मध्यकाल में सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती जैसी प्रथाओं ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर दिया। सती प्रथा का कहीं न कहीं से एक बात बताओ, मतलब तो यही होगा ना कि यदि आपका पुरुष नहीं है तो आप कुछ नहीं है, यदि आपका पति नहीं है तो आप कुछ नहीं है, तो मर जाओ। यही तो मतलब रहा होगा। यानी एक व्यक्ति के पीछे ही आप हैं। यदि वो नहीं तो आप नहीं, और नहीं मरोगे तो मार दिया जाएगा। औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयास शुरू हुए, जिनका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद और अधिक स्पष्ट हुआ। स्वतंत्र भारत में संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए हैं। समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आज महिलाएं डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रशासक, सैनिक और उद्यमी के रूप में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिर भी वास्तविक समानता की स्थिति अभी पूरी तरह प्राप्त नहीं हुई है। महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? शिक्षा। शिक्षित महिला न केवल स्वयं सशक्त होती है बल्कि पूरे परिवार और समाज को दिशा देती है। हाल हाल के वर्षों में बालिका शिक्षा में सुधार हुआ है, किंतु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। एक लैंगिक असमानता बहुत बड़ी कह सकते हैं समाज की समस्या है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी आवश्यक है। उच्च शिक्षा मतलब क्या है? जो बड़े कोर्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टर लाइन है, एयरफोर्स है, इन सब में भी इनको हमें पहुंचाना है, इनकी भागीदारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण की स्थिति मिश्रित है। आप एक बात सोचो, आज भी हम लोग जैसे कहते नहीं है कि जैसे कोई भी ऑफिस जाते हैं और वहां महिला बैठी होती है तो हम चौंक जाते हैं, अरे उसमें लेडीज बैठी है। बस चला रही थी, एक लेडीज बस चला रही थी। आज भी हम लोग चौंकते हैं किसी क्षेत्र में जब महिलाओं को अचानक देखते हैं। ये अब किसी पुरुष को देखते हैं तब तो नहीं चौंक जाते हैं कि अरे एक बस चला रहा है, आदमी देखो बस चला रहा है, या आदमी देखो हवाई जहाज उड़ा रहा है, इसमें तो नहीं चौंकते हैं। केवल स्त्री में ही हम चौंकते हैं। तो ये चौंकने वाली स्थिति कैसे आई? क्योंकि हमने उनको उम्मीद ही नहीं किया था कि ये काम ये कर सकती है, हवाई जहाज ये उड़ा सकते हैं, हमने उम्मीद ही नहीं किया था। मात्र मृत्यु दर में कमी आई है और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, किंतु कुपोषण, एनीमिया और मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अब भी गंभीर हैं। स्वस्थ महिला ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। आगे चलते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, लघु उद्योग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर दिए हैं। इसके बावजूद एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे वेतन असमानता, असंगठित क्षेत्र में शोषण और सीमित अवसर जैसी समस्याएं। ये भी बहुत बड़ी समस्या एक है। पुरुषों को 100 रुपये मिलता है, इनको 80 रुपये मिलता है। क्यों भाई? इनके दिन का घंटा कम होता है क्या? ये काम कम करती है क्या? इनसे तो आप ज्यादा काम भी लेते हो, जाओ पानी ले आओ, ये भी इनसे बोलते हैं।
जैसे ही स्त्री कहीं दिख जाती है तो आपको क्या लगता है पानी यही लाएगी। चलिए एक सूचना देते हैं, जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग चलती है जिसमें आपके जीएस के सारे पेपर कराए जाते हैं, आप उनको भी जरूर देखा करिए। निबंध नहीं बिल्कुल समझ आता है तो अपने जो 280 से ज़्यादा निबंध कराए गए हैं इनको देखिए। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, मेंस में आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। फिर हम बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक सोच का संकेत है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण ने जमीनी स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व प्रदान किया है, फिर भी उच्च स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं मौजूद हैं। सामाजिक कुरीतियां, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर असुरक्षा महिलाओं की प्रगति में बाधक है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मानसिकता और परंपरागत सोच भी महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती है। अभी ये चीज समस्या है, कुछ परिवारों में, कुछ घरों में अभी ये समस्या भी देखने को मिलती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा स्पष्ट और बहुआयामी होनी चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए कानून और योजनाएं तभी प्रभावी होंगी जब समाज उन्हें स्वीकार करे। शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही पुरुषों की सकारात्मक भूमिका भी आवश्यक है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज का विषय है। तो अब हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा सही है, किंतु गति अपेक्षाकृत धीमी है। जब महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी प्राप्त करेंगी, तभी सच्चे अर्थों में सशक्त भारत का निर्माण संभव होगा। तो इस प्रकार आपका यह निबंध पूरा होता है। अब 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। पसंद आया है तो लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। कुछ भी ना समझ में आया तो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। ये क्लास आपकी यहीं पूरी होती है। तब तक आप अभ्यास करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।